दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, क्या संघ, क्या बीजेपी, क्या गुजरात लॉबी, क्या उत्तर प्रदेश और क्या सहयोगी दल, इन सब उलझनों में उलझी हुई भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में क्या किसी नई उलझन में फंसती जा रही है? दरअसल ये उलझन नई नहीं है, ये उलझन पुरानी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक तौर पर छुटकारा पाने का माकूल वक्त क्या है और उस माकूल वक्त की तलाश में भारतीय जनता पार्टी अभी आगे और कितने कदम उठाने वाली है, ये समय सीमा अब समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर यह समय सीमा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरे प्रदर्शन की ओर अग्रसर हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन खराब होने से नरेंद्र मोदी के लिए अकेले दम बहुमत पाना असंभव हो गया और उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बूते सरकार बनानी पड़ी, उनकी बैसाखियों पर चलने वाली सरकार बनानी पड़ी। और वो सरकार जो कभी भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद भरभरा कर गिर सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सिंधे गुट के सांसद कहां जाएंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। तो उस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी अपनी पॉलिटिकल सर्जरी की सोच रही है, उस पॉलिटिकल सर्जरी में योगी आदित्यनाथ और को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखना या नहीं बनाए रखना, इस बारे में बीजेपी फैसला लेने के बेहद करीब आ चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव के पहले फैसला हो, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद फैसला हो, नवंबर महीने में फैसला हो, अक्टूबर में फैसला हो या नवंबर के बाद दिसंबर में फैसला हो, मामला यहां जाकर अटकता हुआ दिख रहा है। और मामला यहां अटकता हुआ इसलिए दिख रहा है कि जिस पीडीए के नारे ने, जिस संविधान बचाओ के नैरेटिव ने, जिस राहुल गांधी अखिलेश यादव की यूनिटी के साथ आम लोगों की अपने अपने मुद्दों के साथ जुड़ रही सहानुभूति ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता दुश्वार किया, चाहे वो किसानों की सहानुभूति हो, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा विपक्ष के साथ क्लब होता हुआ नजर आया हो, चाहे रोजगार का मुद्दा बड़े पैमाने पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया हो। इन सभी मुद्दों पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने अपना पॉलिटिकल मंतव्य, अपना राजनीतिक रुझान लोकसभा चुनाव में स्पष्ट किया, उसके बाद बीजेपी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या उनकी जगह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नया मुख्यमंत्री लाएगी। अब लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां बीजेपी के लिए और ज्यादा प्रतिकूल होती हुई नजर आ रही है और उसे साफ दिखाई देने लगा है कि दिल्ली में लोकसभा में जो होना था वो हो चुका। और अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हाथ से छिन गई, उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर इसी पीडीए और इसी संविधान बचाओ के नारे के सहारे विपक्ष ने अपनी सरकार बना ली, तो उस विपक्ष की बनी हुई सरकार को के रहते हुए अगला लोकसभा चुनाव होगा और फिर उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2004 और 2009 जैसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है, यानी सिंगल डिजिट में आना पड़ सकता है। अब की परिस्थिति में चाहे मंगेश यादव वाली घटना रही हो, मंगेश यादव की घटना को जिस प्रकार से 2022 के पहले की परिस्थिति में ऐसी घटनाओं को देखा जाता था कि उसे एक समुदाय विशेष से जोड़कर और उस समुदाय विशेष को कॉर्नर करते हुए और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे समुदायों को चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर लाया जाता था। अब वो पूरा का पूरा खेल, वो पूरा का पूरा दांव पिट चुका है। मंगेश यादव कांड के बाद साफ दिखाई देने लगा है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा, संविधान बचाओ का नारा, ये और ज्यादा मजबूत होकर सामने आ गया है। अर्थात पिछड़ा और दलित की गोलबंदी और इस गोलबंदी के बीच जातीय जनगणना का वादा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा, और इन सब के साथ रोजगार, राहुल गांधी की गारंटी, अखिलेश यादव का चेहरा, दलित वर्ग के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की का चेहरा, इन सब परिस्थितियों ने एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण यूपी में करके रख दिया है जिसका असर अब सिर्फ लोकसभा विधानसभा चुनाव पर नहीं, बल्कि जिला स्तर पर जो वकीलों का इलेक्शन होता है, बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है, बार एसोसिएशन का,
वहां भी अब पीडीए के मुद्दे पर पीडीए के नैरेटिव के सहारे चुनाव हो रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वकीलों की एक पूरी गोलबंदी अपने कैंडिडेट के साथ वहां भी दिख रही है। और जहां भी, खासकर यूपी बिहार में, जो लोग इस सियासत को समझते हैं वो जानते हैं कि वकीलों का जो अड्डा होता है, जिसे वकालत खाना बोलते हैं, जिसे बार एसोसिएशन भी बोलते हैं, वो दरअसल इस जिले की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर होता है। वहां से जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होता है वो गांव गांव तक प्रतिदिन जिला मुख्यालय आने और अपने गांव में लौट कर जाने वाले लोगों के साथ पहुंचता रहता है। तो वहां की परिस्थितियां जब बीजेपी के खिलाफ जा रही है, वहां की परिस्थितियां जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रही है, वहां की परिस्थितियां जब संघ की सोशल इंजीनियरिंग के मन मुताबिक नहीं जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीडीए का नारा अब सिर्फ चुनावी नारा नहीं, ये जमीन पर नीचे तक जा चुका है। और जब ये नारा नीचे जमीन पर जा चुका है, तो योगी आदित्यनाथ को बीजेपी जैसी पार्टी, जिसके लिए लोकतंत्र के मायने ही आज की तारीख में चुनाव तंत्र हो गए हैं, वो पार्टी जिसके लिए लोकतंत्र के मायने ही चुनाव तंत्र हो गए हैं, वो पार्टी भला किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के चेहरे के सहारे खुद को आगे ले जाते हुए देखना पसंद करेगी, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति, भगवा पॉलिटिक्स, इन सब से आगे ले जाकर जहां भारतीय जनता पार्टी के अगले चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, और वो अगला चेहरा बनने की कवायद जहां एक तरफ उनके रास्ते का रोड़ा बनी, वहीं दूसरी तरफ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, बुलडोजर जस्टिस सिस्टम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठा दिए, वो भी एक तरह से रास्ते का रोड़ा बनता हुआ दिखाई दिया। अब तो लोग जातीय आंकड़े निकालकर सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से किस जाति या किस संप्रदाय के लोगों के कितने घर बुलडोजर से गिराए गए, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछड़े वर्ग के नेता, चाहे वो गठबंधन के हों, चाहे वो बीजेपी के अंदर के हों, उनके साथ योगी आदित्यनाथ के संबंध उतने अच्छे नहीं होने की खबरें भी बाहर आती रही। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का मामला हो, जो एक दौर में गठबंधन छोड़कर चले गए थे और चल सन्यासी मंदिर में 10 मार्च 2022 को 10 बजे इस तरह के गाने बजेंगे, विपक्ष के साथ जाकर वो ये सब बातें कहते थे। संजय निषाद को भी अमित शाह की टीम का आदमी माना जाता है। अनुप्रिया पटेल के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए गए, और कहा गया कि अनुप्रिया पटेल के बाद उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल के साथ और उनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका पाने में असफल रही, उसके बाद की परिस्थिति में अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग या अति पिछड़े वर्ग से लाना एक राजनीतिक मजबूरी बन गया। अभी भी एक एसपी के ट्रांसफर को लेकर अनुप्रिया पटेल के विधायक के धरने पर बैठने की बात आ रही है। दारा सिंह चौहान के बारे में भी यही कहा गया कि वो बीजेपी में आए और गए। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में उनके लगातार दिल्ली दौरे और उनके बयान, मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा, इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि महत्वाकांक्षाओं के गाहे बगाहे सार्वजनिक प्रदर्शन ने भी उन समुदायों के अंदर भी राजनीतिक चेतना जगा दी, जिन समुदायों के लोगों को लगता था कि वोट तो हिंदुत्व के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन सत्ता सवर्णों को दी जाती है। और जब सत्ता सवर्णों को दी जाती है, ये मानसिकता जब भरने लगी, उसके बाद उसी मौके पर अखिलेश यादव ने जो राजनीति की, उस राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें दुश्वार करने शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव ट्रेलर था, और उसके आगे मंगेश यादव वाला मामला, फिर उसके आगे जिला स्तर पर बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो, उसके आगे बढ़कर देखें तो आने वाले वक्त का विधानसभा चुनाव, ये सारी परिस्थितियां योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक पर्सपेक्टिव के, पॉलिटिकल फ्यूचर के मुताबिक उनके प्रतिकूल जाती हुई दिख रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जरा इसके आगे जाकर के देखने की कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ की टीम अपने पक्ष में भी तमाम मजबूत तर्क रख रही है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि ये तर्क कितने वाजिब हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार तकरीबन 125 लोकसभा सीटें और मंडल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, इस मंडल पॉलिटिक्स में सबसे पहले ये तर्क दिया जा रहा है टीम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसमें उनके करीबी लोग भी हैं, संगठन में ऊपर में बड़े ओहदे तक बैठे हुए लोग हैं। वहां पर भी ये तर्क दिया जा रहा है
उन लोगों के द्वारा भी ये तर्क दिया जा रहा है कि यदि ऐसा होता तो पीडीए यूपी में ही क्यों चला, उत्तर प्रदेश के बाहर ये पीडीए क्यों नहीं चला, मसलन बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ क्यों नहीं चला। तो मध्य प्रदेश के बारे में सभी जानते हैं कि वहां दो ही चेहरे कांग्रेस के पास थे, कमलनाथ का चेहरा और दिग्विजय सिंह का चेहरा, और वो चेहरे पीडीए का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। रही बात बिहार की, तो बिहार के बारे में सभी जानते हैं कि बिहार में बीजेपी का अपना कोई चेहरा नहीं है, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही थी। हालांकि सीटें तब भी घटी, लेकिन नाक बच गई। उत्तर प्रदेश में सियासत बिल्कुल उलट थी। उत्तर प्रदेश में सियासत दरअसल 1993 वाली स्थिति में आकर खड़ी हो गई। तब पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, लेकिन तब भी वो सपा बसपा अलायंस की बढ़त को रोक नहीं पाए। इसलिए नहीं रोक पाए कि पिछड़े वर्गों की, ज्यादातर वर्गों की और दलितों की गोलबंदी सपा बसपा अलायंस यानी मुलायम सिंह यादव और कांसीराम के अलायंस के साथ हो गई थी। आज की तारीख में तो कल्याण सिंह जैसा चेहरा भी पिछड़े वर्ग का यूपी में बीजेपी के पास शीर्ष पर नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन जैसी परिस्थिति, जो आज अखिलेश राहुल या अखिलेश खड़गे गठबंधन के रूप में पीडी और संविधान बचाओ नैरेटिव के साथ सामने आकर खड़ी हो गई है, उस परिस्थिति में कुछ हद तक प्रतिरोध कर सके। प्रतिरोध की स्थिति अब व्यक्ति से ज्यादा मुद्दों पर चली गई है, और व्यक्ति के रूप में जब अगड़े वर्ग का व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर है, तो यह मुद्दा बनाना और ज्यादा आसान हो गया है। यहाँ बात सिर्फ योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ की जगह कलराज मिश्रा भी होते, तब भी यह नैरेटिव बनता। योगी आदित्यनाथ की जगह कोई और, राजनाथ सिंह भी होते, तब भी यह नैरेटिव बनता। सिद्धार्थनाथ सिंह होते, तब भी यह नैरेटिव बनता। अभी की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन जो 10 सीटों पर होने वाले हैं, अगर उन बाई इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ ने खुद को प्रूफ कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि बाई इलेक्शन में प्रूफ करने का मतलब यह होता है कि अब राज्य में अपनी लोकप्रियता को लेकर उस मुख्यमंत्री के पक्ष में तमाम तर्क हो गए। योगी आदित्यनाथ का ही उदाहरण सामने रखें तो अगर 10 में वो 6-7 सीटें जीत लेते हैं जहां उपचुनाव होने हैं, तो उनके पास ये कहने के लिए बहुत बड़ा तर्क होगा। उस तर्कों को काटना आला कमान के लिए भी मुश्किल होगा, संघ के लिए भी मुश्किल होगा कि लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था, वहां उनकी अग्नि परीक्षा थी, ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर है और ये अपनी अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं। ये तर्क वो अपने पक्ष में दे सकते हैं। तो बाई इलेक्शन में सभी जानते हैं कि राज्य सरकार का चुनाव होता है, प्रशासन की भूमिका किसी भी राज्य में बाई इलेक्शन हो, और बाई इलेक्शन को यदि प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया जाता है खासकर सरकार के द्वारा, तो अगर बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बाई इलेक्शन में नहीं आई तो सत्ता बच जाती है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी उन परिस्थितियों को जानते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन परिस्थितियों को जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहे तो विधानसभा चुनाव की डगर ज्यादा आसान है। योगी आदित्यनाथ यदि मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाए तो विधानसभा चुनाव की डगर किसी दलित, अति पिछड़ा या पिछड़ा मुख्यमंत्री के रहते हुए बेहद मुश्किल हो सकती है। यह भी हो सकता है कि बाई इलेक्शन जो 10 सीटों पर हो, उन बाई इलेक्शन में विपक्ष के द्वारा रणनीतिक तौर पर कमजोर कैंडिडेट देकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने में मदद की जाए, कर दी जाए। कोई नहीं जानता इन परिस्थितियों को, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या पूरा का पूरा इंडिया अलायंस हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन सब के लिए बाई इलेक्शन बड़ा मुद्दा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 60% से ज्यादा सीटें हैं। बाई इलेक्शन से सरकार बननी बिगड़नी नहीं है। तो इन परिस्थितियों में क्या बाई इलेक्शन तक, उपचुनाव तक योगी आदित्यनाथ को रहने का मौका देकर, मुख्यमंत्री बने रहने का मौका देकर उनको खुद को प्रूफ करने की बुनियाद तैयार करने दी जाए, या फिर बाई इलेक्शन के पहले ही उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए यक्ष प्रश्न है। और इन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि 10 सीटों का जो उपचुनाव होना है, वो उपचुनाव क्या महाराष्ट्र झारखंड के साथ होगा या फिर
जैसे वो हरियाणा कश्मीर के साथ नहीं हुआ है, वैसे ही वो आगे के लिए टल जाएगा। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने और नहीं रखने में उनकी जगह नया मुख्यमंत्री यूपी में बीजेपी के द्वारा लाए जाने में एक और फैक्टर, वो फैक्टर है महाराष्ट्र चुनाव का फैक्टर, झारखंड चुनाव का फैक्टर। अगर झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी आला कमान को यह लगता है कि चाहे कुछ कर ले सत्ता मिलने वाली नहीं है, तो उस चुनाव के पहले भी योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि चुनाव के बाद समीक्षा बैठक के नाम पर जो लीपापोती की कोशिशें किसी भी राजनीतिक दल में होती है, आप सबने देखा होगा चुनाव हारने के बाद समीक्षा बैठकें होती है और उन बैठकों में पूरा का पूरा इस पर ले जाया जा सके, पूरे मामले को इस पर ले जाया जा सके कि एक रणनीतिक चूक हुई, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना नहीं चाहिए था, इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र हार गए। तो एक रणनीतिक बचाव की मुद्रा के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले हटाना, इन दोनों राज्यों के चुनाव के पहले बीजेपी तभी सोच सकती है जब ये पक्के तौर पर उसे लग जाए कि इन दोनों राज्यों में चाहे कुछ हो जाए, हरियाणा वाली स्थिति है कि जीतने की गुंजाइश नाम मात्र की बची हुई है या नहीं बची हुई है। तो ये स्थिति बीजेपी के सामने है। अगर हरियाणा महाराष्ट्र में थोड़ी सी भी एक स्लिम होप भी, छोटी सी आशा भी बची हुई है, तब बीजेपी उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ा फैसला इन दो राज्यों के चुनाव के बाद लेने की स्थिति में। अब आगे आगे देखते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में फैसला लिया जाता है। लेकिन एक बात तो करीब करीब तय है कि पीडीए और संविधान बचाओ, यानी मोटे तौर पर कहें तो पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये अब गांव गांव कस्बे कस्बे घर घर टोला मोहल्ला तक जिस तरह से घुस गया है, इस बात से न सिर्फ हम पत्रकार बल्कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग भी जो सोशल इंजीनियरिंग में उस्ताद माने जाते हैं, वो भी इस पूरे घटनाक्रम से परिचित है और उन्हें बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस पॉलिटिकल सर्जरी की जरूरत है, उस पॉलिटिकल सर्जरी की सही टाइमिंग क्या हो। तो देखते हैं पॉलिटिकल सर्जरी की सही टाइमिंग के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाजपा में महाराष्ट्र चुनाव के बाद यदि करने की नौबत आई तो तब तक ये अब ताकतवर बने रहते हैं या संघ नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति कर इनकी ताकत को प्रभावहीन कर देता है, छीन कर देता है। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। देखते जाइए, बीजेपी में बहुत कुछ पक रहा है, राजनीतिक भूकंप जैसी स्थिति बनी हुई है और इस भूकंप के बीच एक तरफ भाजपा अध्यक्ष का पद तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है बीजेपी के अंदर। इस सवाल के आगे बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति टिकी हुई है। देखते जाइए कहां जाता है मामला। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।